हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। तो आज हम आपको माइटोसिस के बारे में बताएंगे। तो माइटोसिस आपकी क्या होती है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है। इक्वेशनल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी हमें माइटोसिस से 2 डॉटर सेल मिलती है, तो दोनों डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो अपने पेरेंटल जो सेल होती है उसके ही इक्वल होते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम मियोसिस की बात करें तो वहाँ पर हमें 4 सेल मिलती है, लेकिन हैप्लॉइड सेल मिलती है। मीन्स उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो अपने पेरेंट सेल के कैसे होते हैं, हाफ होते हैं। तो वहाँ पे जब हम मियोसिस आपको बताएंगे तो उसको हम रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंटल सेल से कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं इन डॉटर सेल। बट यहाँ पे क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न है ये। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पेरेंट सेल में होते हैं आफ्टर द माइटोसिस डिवीज़न व्हेन आर 2 डॉटर सेल फॉर्म, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल ही होते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है इन सोमैटिक सेल बट इन जर्मिनल सेल ऑल्सो। मीन्स जो माइटोसिस होता है वो हमारा कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में होता है, लेकिन ये जर्मिनल सेल में भी होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। यानी कि जब सेल में मल्टीप्लाइकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, या उस टाइम ड्यूरेशन में आपका क्या होता है, माइटोसिस भी होता है। बट ये आपका मोस्टली जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। जबकि हम जब मियोसिस आपको बताएंगे तो मियोसिस आपका कहाँ पे होता है, मियोसिस आपका होता है जर्मिनल सेल में होता है। तो अभी हम आपको समझाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल में होता है और आपका जो मियोसिस है वो आपका जर्मिनल सेल में होता है। इसके अलावा ये केवल डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल भी है, मैंने जो लिखा हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ड्रोन। क्योंकि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो माइटोसिस है जो है वो होता तो डिप्लॉइड सेल में है, लेकिन वो यहाँ पर भी होता है। क्यों? आप कहोगे मैम अभी तो आप कह रहे हो कि डिप्लॉइड सेल में होता है, फिर आप यहाँ पे कहने लगे कि हैप्लॉइड में भी होता है। तो यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि अगर हम यहाँ पर मियोसिस करवाएंगे तो ये तो ऑलरेडी ही हैप्लॉइड सेल है, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि मियोसिस के बाद में क्या होता है, जो सेल है या जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो मियोसिस क्या है आपका, पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि ये हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, माइटोसिस ही आपका डिवीज़न होता है। या आप इसको ऐसे समझिए कि एक्सेप्शन इसका क्या है, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस इन ड्रोन। तो वैसे ये जो मोस्टली होता है वो आपका होता है डिप्लॉइड सेल। इसके अलावा मैंने एक लाइन लिखी हुई है 1 राउंड रेप्लिकेशन 1 राउंड सेग्रीगेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही बार रेप्लिकेशन होता है, जो हमारा कहाँ पे हुआ है, आपका एस फेस में होता है। लेकिन जब हम आपको मियोसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर 2 राउंड आपका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, 1 राउंड सेग्रीगेशन होता है। क्योंकि वहाँ पर जब हम मियोसिस आपको बताएंगे तो वहाँ पर हम समझाएंगे कि किस तरीके से आपका 2 राउंड में रेप्लिकेशन होता है। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 राउंड रेप्लिकेशन होता है, जो कि आपका कहाँ पर होता है, एस फेस में होता है, इंटरफेस जो हमारी होती है, और 1 राउंड ही इसमें सेग्रीगेशन होता है, यानी कि एक ही बार में सेग्रीगेशन होता है। जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट हम पढ़ेंगे, मियोसिस सेकंड हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अलग प्रोसेस होता है दोनों में सेग्रीगेशन का। मतलब सेग्रीगेशन वहाँ पे 2 बार होता है, लेकिन क्या होता है, क्रोमोसोम एक बार होता है सेंट्रोमियर का सेग्रीगेशन, और एक बार होता है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन। तो वो जब मियोसिस में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं माइटोसिस की। जो फर्स्ट फेज है वो आपकी होती है प्रोफेस। अब प्रोफेस में क्या होता है, एक तो अर्ली प्रोफेस होती है, एक आपकी लेट प्रोफेस होती है। तो अर्ली प्रोफेस में आपका क्या होता है, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है
वो क्या होने लगती है, उसका हम कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, मीन्स वो टूटने लगती है। तो यहाँ पर उसका क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें लेट प्रोफेस में ही हम बात कर रहे हैं, अर्ली और लेट में क्या होता है। तो अगर हम लेट प्रोफेस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या अदर जो सेल ऑर्गन है उनकी जो मेम्ब्रेन है या एंडोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, लेट में वो बिल्कुल ही, लेट प्रोफेस में क्या होता है, बिल्कुल ही वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। दूसरा आपका अर्ली प्रोफेस में क्या होता है, आपका जो यहाँ पर जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। और आपका जो सेंट्रियोल है मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। लेकिन सेंट्रियोल कहाँ होंगे, अगर हम एनिमल सेल की में माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो जो सेंट्रियोल है वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों पोल की तरफ, जो सेंट्रियोल है मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन होने लगता है, यहाँ पर एस्ट्रल रेज फॉर्म्ड होने लगती है। और अगर हम लेट प्रोफेस की बात करें तो यहाँ पर जो क्रोमेटिन कंडेंस हुए हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, फॉर्म बना लेते हैं क्रोमोसोम। और यहाँ पे आपका स्पिंडल एपरेटस स्टार्ट हो जाता है अगर वो आपकी क्या है, एनिमल सेल। और स्पिंडल फाइबर अगर वो है आपकी प्लांट सेल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अर्ली और लेट में मैंने इसलिए इसको डिवाइड करके बताया है कि कभी कभी अर्ली और लेट में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वरना आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल वे में कि प्रोफेस में क्या होता है कि आपका जो डिसअपियरिंग है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वो आपकी क्या होने लगती है, डिसअपियर हो जाती है। दूसरा आपका क्या होता है, जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा आपका क्या होता है प्रोफेस में कि अगर वो एनिमल सेल है तो वहाँ पे स्पिंडल एपरेटस फॉर्म्ड होने लगते हैं। कैसे फॉर्म्ड होने लगते हैं कि जो सेंट्रियोल है वो टूवर्ड्स द अपोजिट पोल शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। और अगर वो प्लांट सेल है तो आपका क्या होगा, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होने लगती है। तो अगर आप इस तरीके से समझना जाए तो ये भी गुड एंड वेल है। अदरवाइज अगर आप अर्ली और लेट में अगर डिफरेंस करना चाहें तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये हो गई बात प्रोफेस की। अब मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये तो होती है आपकी एम फेस, यहाँ पे आपकी होती है G1 फेस, ये आपकी होती है S फेस, ये होती है G2 और ये पूरी हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी M फेस। तो इस पे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर्पज़ से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि सपोज़ कीजिए कि आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लेके चल रहे हैं वो 4 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 4 क्रोमोसोम हैं। तो यहाँ पर जो
2n है वो तो हमारा 4 होगा, लेकिन अगर हम सेट की बात करें तो एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, तो सेट कितने हुए? 2 सेट बने। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4, अगर हम G1 फेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया 2n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। अगर हम DNA अमाउंट की बात करें तो जो DNA अमाउंट है 2C, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DNA अमाउंट को C से, तो वो भी हमारा क्या होगा? वो भी हमारा क्या होगा? 4 होगा। लेकिन जब सिंथेसाइज फेस में आते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो DNA है उसका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब रेप्लिकेशन होगा, सपोज करो यहाँ पर एक सेल इस तरीके से थी, 4 सेल थी यहाँ पर ना, तो 1 2 3 4 इस तरीके से क्रोमोसोम थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जब DNA का रेप्लिकेशन होगा, तो जब DNA का रेप्लिकेशन होगा तो ये सेल नंबर 1 सेल में जो इस तरीके से आपका क्या था? क्रोमोसोम था, तो वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 1 2 और ये 3 और ये आपका 4। क्लियर? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 4 ही हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हमारे क्या है? 4 ही हैं। लेकिन जो DNA का अमाउंट है, जो हमारा क्या है? जो DNA का अमाउंट है वो यहाँ पर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। वो हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे क्या हैं, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं 4, और नंबर ऑफ अमाउंट अगर हमने यहाँ पर C से रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ अमाउंट हमारा क्या है? 2 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ DNA अमाउंट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ, ये लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ DNA अमाउंट, तो यहाँ पर क्या हो गया? 4C हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 2C था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ, ये हम S फेस में ही बात कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसकी मैं एक टेबल भी आपको बनवाऊंगी, लेकिन अभी आप इसको समझिए। ये ही मेन है सेल साइकिल में। जो मेन है ये तो सभी को पता रहता है कि प्रोफेस में सेल मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, मेटाफेस में जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पर आ जाते हैं, एनाफेस में क्या होता है? सेंट्रोमियर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और टीलोफेस में क्या होता है? जो सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो ये तो ठीक है, सभी को पता है। लेकिन अगर हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हमको न्यूमेरिकल भी लेकर चलने हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल हमें ये वाला पोर्शन भी क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे दिए जाते हैं और हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए G1 फेस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे या अमाउंट ऑफ DNA कितना होगा, क्लियर, तो S फेस में कितना होगा, G2 फेस में कितना होगा। तो अगर हमें ये क्लियर है यहाँ पर तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि G1 फेस में क्या होता है, अगर हम 4 क्रोमोसोम हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो 2n 4 है, और DNA का जो अमाउंट है वो 2C है। लेकिन S फेस में क्या हो गया? DNA का रेप्लिकेशन हुआ तो DNA का अमाउंट तो बढ़ गया, 4C हो गया, और नंबर जो क्रोमोसोम है वो 4 ही हैं। और इसमें एक और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बच्चे सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड और क्रोमेटिन में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखो, अगर हम बात करें आपका क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जब ये कंडेंस हो जाती है, क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। कंडेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? यहाँ पे हमारा होगा डिहाइड्रेशन प्रोसेस, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब निकल जाएंगे तो और आपका जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाएगा। तो ये कंडेंस होके हमारा क्या बनाता है?
क्रोमोसोम। और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है क्रोमेटिन। तो प्रोफेज तक तो हम क्या पढ़ते हैं, प्रोफेज तक तो हम क्रोमेटिन पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये कंडेंसेशन का जो प्रोसेस हो जाता है तो फिर हमारा क्या हो जाता है, वो क्रोमोसोम कहलाता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, ये मैंने 2 बना लिए, क्योंकि चैप्टर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रटने से ज़्यादा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम वो अलग है, ये सेंट्रोमियर आपका होता है। अब आपका ये जो होता है, अगर हम इसको इस तरीके से आपका डिवाइड कर दे लॉन्गिट्यूडनल, तो ये जो हमको मिला, कितने हमें क्रोमेटिड मिले, 2। तो ये जो है, अगर इसको लॉन्गिट्यूडनल हम डिवाइड कर रहे हैं किसी क्रोमोसोम को, तो जो हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं वो हमारे होते हैं क्रोमेटिड। तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने क्रोमेटिड है, तो आप क्या बोलेंगे, 1। लेकिन अब मैंने अगर इसको इस तरीके से बना दिया, तो इसमें आप कितने बोलेंगे, 1 और 2। कितने क्रोमेटिड है, इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक हाफ हमको इधर मिल रहा है, एक हाफ इधर मिल रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल अगर हम हाफ करते हैं तो वो हमारे नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे, ये हैं क्रोमेटिड। क्लियर। ये हमारा सेंट्रोमियर होता है, इसके चारों तरफ इस तरीके से सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जो कि क्या करता है, जब मेटाफेज हम पढ़ेंगे तो इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं और क्या करते हैं, इस काइनेटोकोर से ही अटैच होते हैं और सेंट्रोमियर को क्या करते हैं, वहाँ पे सेंट्रोमियर का क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। ये हम समझेंगे जब हम आपको मेटाफेज पढ़ाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि क्रोमेटिड क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। तो कुछ नहीं, क्रोमेटिन में जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, डिहाइड्रेशन होता है, वो और कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम बनता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिड क्या है, अगर इस तरीके से हम ले रहे हैं तो इसमें 1 क्रोमेटिड है, इसमें 2 हैं। लॉन्गिट्यूडनल अगर हम इसका हाफ करें तो हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे ना, तो यही क्या होंगे, आपके क्रोमेटिड होते हैं। सेंट्रोमियर सेंटर में जो होता है आपका, ये सेंट्रोमियर होता है। काइनेटोकोर इनमें दोनों में होंगे। और ये जो एंड होते हैं, जैसे ये वाला एंड, इसका आप अपने अकॉर्डिंग नीट एंड क्लीन डायग्राम बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के पर्पस से समझा रही हूँ। ये जो इसके एंड होते हैं, ये आपके होते हैं टीलोमियर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूछ लिया जाता है कि आपको कोई भी फेस दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताइए इस फेस में कितने तो क्रोमेटिड होंगे, कितने आपके काइनेटोकोर होंगे, कितने सेंट्रोमियर होंगे, कितने टीलोमियर होंगे। तो जब आपको यही नहीं पता कि टीलोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, तो आप हाउ यू आइडेंटिफाइड, यू नो ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि ये इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लियर। और इसमें एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं, ये दोनों क्रोमोसोम हमारे क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, जैसे कि ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, सिस्टर। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर। ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, लेकिन ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड।
क्लियर। ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका एक क्रोमेटिड और इसका नॉन सिस्टर होगा, और ये इसके दोनों और इसके दोनों क्या कहलाते हैं आपस में, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। तो हमने आपको बताया एस फेस। अब अगर हम G2 फेस की बात करें तो G2 फेस में भी आपका क्या होता है, हाँ यहाँ पर क्या है देखो, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर भी सेम होंगे। यहाँ पे भी आपका क्या है 1 2 3 4 सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। इसकी मैं आपको टेबल बनवाऊंगी, अभी सिर्फ आप समझिए। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे सिर्फ कहने का मीन्स ये कि डीएनए का जो अमाउंट है वो ही इंक्रीज होगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। बाकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर सेम रहेंगे, और आपका क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमेटिड आपके क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 क्रोमेटिड थे, अभी मैंने बताया यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमेटिड आपके क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। बाकी G2 फेस में सेम रहता है जो S में है। प्रो फेस तक, मेटा फेस तक आपका क्या रहता है, ये प्रो है ये मेटा है, तो मेटा फेस तक आपका क्या रहता है, सेम एस एस फेस। और उसके बाद मेटाफेस में एनाफेस, मतलब मेटाफेस तक रहेगा सेम। एनाफेस में आके क्या हो जाता है, एनाफेस। एनाफेस में सेंट्रोमियर का क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एनाफेस में नंबर ऑफ, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर आपका एनाफेस में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो अलग हो जाते हैं। तो आपका नंबर ऑफ, चलिए जब ये मैं आपको समझाऊंगी फेस तभी आप समझ पाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि मेटाफेस तक सेम रहता है आपका, जो आपकी एस में होता है, एस फेस में। तो अब हम कहाँ पे थे, मेटाफेस। तो मेटाफेस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये कोई सेल है और यहाँ पर आपका क्या है, ये सेंट्रियोल है। तो मेटाफेस में क्या होता है कि आपका जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, सेंट्रल हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इक्वेटोरल प्लेट। ये आपकी क्या है, इक्वेटर प्लेट भी हम इसको कहते हैं। ये यहाँ पे काइनेटोकोर होता है आपका, और काइनेटोकोर से आपके क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर अटैच रहते हैं। तो इसको आप और अच्छे से डायग्राम को बना सकते हैं, इसको आप दूसरे कलर से भी शो कर सकते हैं काइनेटोकोर को। ये काइनेटोकोर है। तो मेटाफेस में क्या होता है कि जो आपके जो क्रोमोसोम है वो कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं, जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हो जाते हैं टूवर्ड्स द काइनेटोकोर। अगर हम एनाफेस की बात करें तो एनाफेस में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है वो सेंट्रोमियर। तो ये आपकी सेल है, यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रियोल है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है जब इनकी स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर, तो एक से एक क्रोमोसोम इधर जाएगा, एक इधर पोल पे, एक इधर, एक इस पोल पे। तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। ये आपके लाइक दिस। हमने 4 लेके हम चल रहे थे तो इसलिए हमने 4 लिए हैं। तो ये एक पोल पे चले जाएंगे क्योंकि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है, और
बाकी 4 जो हैं आपके इस पोल पे चले जाएंगे। इसको क्या हो गया, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये आपके दूसरे पोल पे चले जाएंगे। ये यहाँ पे काइनेटोकोर है और काइनेटोकोर से क्या होता है, आपका ये स्पिंडल फाइबर उसको काइनेटोकोर को खींच लेते हैं। और सेंट्रोमियर आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे ये इस तरीके से थे क्रोमोसोम, यहाँ पे काइनेटोकोर था, तो स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, एनाफेस में, मेटाफेस में तो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, एनाफेस में क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ क्या हुई, आपकी सेंट्रोमियर हुई। तो एक क्रोमेटिड आपका इस पोल पे चला गया और दूसरा क्रोमेटिड जो है आपका दूसरे पोल पे चला गया। तो यही मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि आपका जब इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है हमारी एनाफेस में। और इक्वेटर प्लेट भी कहते हैं इसको, या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, वो कहाँ बनती है, वो बनती है हमारी मेटा फेस में। तो जो मैं आपको यहाँ बता रही थी वो अब आप समझिए कि एनाफेस में क्या हुआ। एनाफेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 8 हो गए ना। तो एनाफेस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ, इसको अच्छे से समझिए, ये मेन बेसिक है इस पूरे चैप्टर का, ये कह लीजिए निचोड़ है इस पूरे चैप्टर का, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड है वो सेम रहते हैं। जो आपके नंबर ऑफ क्रोमेटिड हैं वो आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्योंकि यहाँ तक हम एस फेस के बाद जब प्रो और मेटा फेस तक कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एना फेस में आके क्या हो जाता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आपके क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हो जाते हैं, तो भाई जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके डबल हो गए तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर भी डबल हो गए। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 4 हैं, 1 2 3 4 और इधर 4 यानी कि 8 हैं, 4 लेके चल रहे थे हम क्रोमोसोम, यहाँ पे डबल हो गए यानी कि 8 हो गए, तो सेंट्रोमियर भी कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर ये कैसे हो जाते हैं, डबल। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड आपके क्या होते हैं, सेम। बाकी टीलोफेस में आपका क्या होता है, ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है समझाने का ज़्यादा है पोर्शन, तो इसको टीलोफेस में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि टीलोफेस आपकी जस्ट रिवर्स होती है किसके, प्रोफेस के। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो अपीयरिंग होने लगेगी, यानी कि बनने लगेंगी, क्योंकि मैंने रिवर्स बोला है तो उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे प्रोफेस का। और जो वहाँ पे क्या था, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा था, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा आपका, वो क्या बनाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा वो किस में, क्रोमेटिन में। और आपकी जो सेल है, क्योंकि इस तरीके से मैंने बताई थी, ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे 4 क्रोमोसोम आए थे, इसमें 4 क्रोमोसोम आए थे, पूरी सेल लेके हम चल रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका साइटोकाइनेसिस हो जाता है। अगर एनिमल सेल है तो क्या बनेगा, सेल फेरो बनेगा, और प्लांट सेल है तो सेल प्लेट बनेगी। और ये हमें 2 डॉटर सेल मिल जाती हैं, क्या मिल जाती हैं, 2 डॉटर सेल। और इसमें आपका ये न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, 2 डॉटर सेल हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये है 2 डॉटर सेल। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर इस सेल को देखें तो यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 मिले, दूसरी सेल में भी 4 मिले। हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके कितने चल रहे थे, पेरेंट सेल में 4 ही लेके चल रहे थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, इक्वेशनल डिवीजन है। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे, हमें आफ्टर द डिवीजन दोनों ही डॉटर सेल में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। तो आई होप यू
क्लियर एंड सेटिस्फाइड माय वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको माइटोसिस समझ में आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।